दोस्तों, जिस तरह से आप लोग चैनल पर सस्पेंस थ्रिलर मूवीज पसंद कर रहे हैं, उसने मुझे इस चीज के लिए मजबूर कर दिया कि मैं आपके लिए ऐसी ही मूवीज लाता रहूं। तो दोस्तों, आज हम फिर से हाजिर हैं एक और शानदार मलयालम सस्पेंस थ्रिलर मूवी को लेकर, जिसका नाम है आनंद श्रीबाला। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिए। फिर शुरू करते हैं आज की ये एक्सप्लेनेशन। मूवी की शुरुआत में हम मैरी नाम की लड़की के माता पिता और उसकी हॉस्टल की वार्डन को देखते हैं, जो मैरी के गुम हो जाने की कंप्लेंट लिखवाने के लिए पुलिस स्टेशन में आते हैं। वहाँ मैरी की माँ लेडी ऑफिसर से कहती है कि मैडम, सुबह मेरी बेटी मैरी अपने हॉस्टल से निकली थी, लेकिन वो अभी तक ना हॉस्टल वापस आई है और ना ही घर पहुंची है, प्लीज उसको ढूंढिए। तो ये ऑफिसर उससे कहती है कि आपका केस हमारे एरिया के पुलिस स्टेशन में नहीं आता, इसीलिए आप अपने नॉर्थ एरिया के पुलिस स्टेशन में जाकर कंप्लेंट लिखवाइए। फिर इसके बाद जब ये तीनों दूसरे पुलिस स्टेशन में जाते हैं तो वहाँ के पुलिस वाले उनसे कहते हैं कि आपकी लड़की हॉस्टल के एरिया से गायब हुई है, इसीलिए आपको हॉस्टल के एरिया में आने वाले सेंट्रल पुलिस स्टेशन में अपनी कंप्लेंट देनी होगी। ये सुनकर अब वो पेरेंट्स थोड़ा भड़क जाते हैं, तो पुलिस ऑफिसर उन्हें समझाता है कि आप परेशान मत होइए और वहाँ जाइए। वैसे भी हमें उनको ही रिपोर्ट करना होगा क्योंकि वो सेंट्रल जोन है। इसके बाद ये तीनों सेंट्रल जोन के पुलिस स्टेशन में जाकर सीआई ऑफिसर बैनी से मिलते हैं, जहां बैनी उनसे पहले मैरी की थोड़ी डिटेल्स लेता है और फिर उसका फोटो लेकर अपने सभी पुलिस स्टेशंस में फॉरवर्ड कर देता है। साथ ही वो अपने एसआई से कहता है कि सभी से कहना कि वो ये भी पता करें कि शाम से किसी जवान लड़की के एक्सीडेंट का केस तो नहीं आया। ये सुनकर मैरी के पेरेंट्स घबरा जाते हैं, तो बैनी उन्हें समझाता है कि आप फिक्र मत करिए, ये सब हमारी फॉर्मेलिटीज हैं। हो सकता है कि आपकी बेटी का फोन ऑफ हो गया हो, इसीलिए वो आपको कॉल ना कर पाई हो और अपने किसी फ्रेंड के पास चली गई हो, और फिर रात की वजह से आप लोगों को कॉल करके परेशान ना करना चाह रही हो, इसलिए आप सुबह तक का वेट कीजिए, मेरे आदमी काम पर लग चुके हैं। फिर अगली सुबह बैनी के पास उसके एसआई का कॉल आता है, जो उसे बताता है कि सर, हमें झील के पास एक किसी लड़की की लाश मिली है, जिसकी शक्ल उसी फोटो वाली लड़की से मिलती है। ये सुनकर बैनी फौरन मैरी के पिता के पास जाकर उन्हें शिनाख्त के लिए अपने साथ उसी झील पर ले आता है। अब पूरे रास्ते बेचारा मैरी का पिता यही सोच रहा होता है कि काश ये सच ना हो, लेकिन जब वो वहाँ पहुँचता है तो हम देखते हैं कि वो लाश असल में उसकी बेटी मैरी की ही होती है, जिसे देखकर वो फूट फूट कर रोने लगता है। अब कुछ दिनों तक इस केस की इन्वेस्टिगेशन चलती है और फिर पुलिस मीडिया को बताती है कि ये कोई मर्डर का केस नहीं है, बल्कि मैरी ने खुद झील में कूदकर अपनी जान दी है। फिर ये बात जब मैरी के पिता को पता चलती है तो वो पुलिस से कहते हैं कि ऐसा क्या सबूत है जो ये साबित करता है कि मेरी बेटी का कत्ल नहीं हुआ। तो पुलिस वाला कहता है कि आपकी बेटी मैरी का उसके बॉयफ्रेंड रॉनी से झगड़ा चल रहा था और इसी झगड़े के चलते उसने गुस्से में अपनी जान ले ली। लेकिन यहाँ पर मैरी के पिता को इस बात पर यकीन नहीं होता, इसलिए वो बाहर जाकर मीडिया से यही कहते हैं कि पुलिस इस केस को ठीक से जांच नहीं कर रही, मेरी बेटी का कत्ल हुआ है, वो खुद को मार नहीं सकती और वो बहुत ही बहादुर लड़की थी। इसके बाद टीवी चैनल्स पर यही खबर चलने लगती है और जगह जगह स्टूडेंट्स मैरी को जस्टिस दिलवाने के लिए मार्च निकालने लगते हैं। अब ये केस महीने दर महीने मीडिया में चलता तो रहता है, लेकिन पुलिस की तरफ से कोई खास एक्शन या जवाब नहीं दिया जाता। पुलिस अपने स्टैंड पर कायम रहती है। फिर इस तरह 6 महीने निकल जाते हैं और हम श्रीबाला नाम की एक रिपोर्टर को देख पाते हैं, जो अपने ऑफिस जा रही होती है। ऑफिस आते ही उसकी एडिटर उससे पूछती है कि उस क्राइम फाइल्स प्रोग्राम के लिए अब कौन सा एपिसोड तैयार करोगी। तो श्री उससे कहती है कि 6 महीने पहले मैरी नाम की एक लड़की की लाश झील के पास मिली थी। पुलिस ने बताया था कि उसने खुद को मारा है, जबकि मैरी की फैमिली ने मीडिया में कहा था कि उनकी बेटी का कत्ल हुआ है। तो मैं चाहती हूँ कि हम इसी केस को अपने क्राइम फाइल्स के एपिसोड में दिखाएं, क्योंकि जनता अभी भी इस केस को लेकर मार्च कर रही है, इससे हमें अच्छी टीआरपी मिल जाएगी। फिर एडिटर पूछती है कि जब केस पुलिस ने ही बंद कर दिया है तो इस केस की डिटेल्स कहां से निकालोगी, उसके लिए किसी प्राइवेट डिटेक्टिव की जरूरत पड़ेगी। तो श्री उससे कहती है कि आप उसकी फिक्र मत करो मैडम, मेरी नजर में एक डिटेक्टिव है जो ये काम कर सकता है। इस तरह अब सीन यहाँ से कट होकर आनंद नाम के लड़के के ऊपर शिफ्ट होता है, जो किसी लाइब्रेरी जगह पर कुछ फाइल्स को पढ़ रहा होता है। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि वो कोई लाइब्रेरी नहीं, बल्कि पुलिस स्टेशन की पुरानी फाइल्स का स्टोर रूम है,
जिसको आईजैक नाम का आदमी संभालता है और इस काम में आनंद उसकी मदद करता है। यहाँ हमें पता चलता है कि आनंद भी एक पुलिस ऑफिसर बनना चाहता है और जल्दी ही उसका पुलिस का एग्जाम भी आने वाला है। अब एक पुलिस वाला आईजैक के पास आकर उसे एक पुरानी फाइल निकालने को कहता है, तो आईजैक इसके लिए आनंद को बोलता है। फिर आनंद उस फाइल को कुछ ही सेकंड्स में लाकर उस पुलिस वाले को दे देता है और साथ में उस फाइल के केस के बारे में भी बातें करने लगता है। ये देखकर वो पुलिस वाला इम्प्रेस होकर कहता है कि अरे वाह, तुम्हें तो फाइल के नाम से ही केस के बारे में सब कुछ याद है, कमाल है। तो ये सुनकर आईजैक कहता है कि ऐसा क्यों नहीं होगा सर, ये हमारी उन्हीं श्रीबाला मैडम का बेटा है जिनकी आज से 20 साल पहले ड्यूटी के दौरान मौत हो गई थी। आज भी लोग उनके दिमाग की दाद देते हैं। इस तरह हमें पता चलता है कि आनंद की मां श्रीबाला एक हेड कांस्टेबल हुआ करती थी और यही वजह थी कि आनंद भी पुलिस में जाना चाहता था। दोस्तों, अब यहाँ कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि उस रिपोर्टर और आनंद की मां का नाम भी श्रीबाला ही है। इसके बाद हम देखते हैं कि आनंद एक जॉब के लिए इंटरव्यू देने जाता है। जब एचआर उससे थोड़े पर्सनल सवाल पूछने लगता है, खास करके उसकी मां के बारे में, तो आनंद एकदम से शांत हो जाता है और कोई जवाब नहीं दे पाता। लेकिन तभी आनंद अपनी मां को इमेजिन करने लगता है, जो उससे कहती है कि तुम इतना घबरा क्यों रहे हो, क्या तुम अपनी मां के बारे में नहीं जानते, और अगर जानते हो तो बता क्यों नहीं रहे। ये सुनकर आनंद के अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है और वो एचआर को सभी जवाब देने लगता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम देखते हैं कि आनंद को वो जॉब नहीं मिलती, क्योंकि एचआर को पता चल गया था कि आनंद को कुछ हेल्थ इश्यूज हैं। अब इसी बात से दुखी होकर उसी शाम आनंद आईजैक और अपनी गर्लफ्रेंड यानी उसी रिपोर्टर श्री से मिलता है। यहाँ श्री उससे कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मेरे पास तुम्हारे लिए एक जॉब है। मैंने अपनी एडिटर से बात कर ली है और तुम मेरे साथ उन केसेस को इन्वेस्टिगेशन करने में मदद करोगे जिन केसेस पर हम अपने चैनल पर क्राइम फाइल्स प्रोग्राम के एपिसोड्स चलाते हैं। ये सुनकर आनंद खुश हो जाता है और इस काम के लिए मान जाता है, क्योंकि इस काम में उसे केसेस को इन्वेस्टिगेट करने का मौका मिलेगा जो उसको पुलिस की जॉब में भी काम आएगा। खैर, अब श्री आनंद को मैरी के केस के बारे में बताती है कि हमारा पहला केस मैरी नाम की लड़की का है और इस केस को पुलिस पहले ही बंद कर चुकी है, लेकिन हमें इसकी डिटेल्स निकालनी होंगी। इसके बाद वो दोनों सीधा इस केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए सबसे पहले मैरी के पेरेंट्स के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि हम आपके केस को जनता तक पहुंचाने में आपकी मदद करेंगे। इसके बाद श्री उनसे पूछती है कि मैरी के मिसिंग होने से पहले आप लोगों की लास्ट टाइम उससे कब बात हुई थी। तो मैरी की मां बताती है कि मिसिंग से एक दिन पहले मैरी बहुत खुश थी, क्योंकि उसके अच्छे नंबर्स आए थे। उसका कहना था कि वो अगले हफ्ते घर आएगी, क्योंकि उसे एक प्रोजेक्ट पर अपनी सहेली के साथ काम करना है, इसीलिए वो अभी हॉस्टल ही रहेगी। खैर, अब इन्हीं बातों के बीच आनंद कुछ ऑब्जर्व करते हुए मैरी के रूम में चला जाता है, जहां उसे इधर उधर देखने पर एक इनहेलर मिलता है। और उसके बाद जब वो उस रूम की विंडो को ओपन करता है तो वो देखता है कि मैरी के घर के सामने एक तालाब मौजूद है। अब आनंद उस इनहेलर को बाहर लेकर आता है और मैरी के पेरेंट्स से पूछता है कि क्या मैरी पास वाले तालाब में नहाने जाया करती थी। तो मैरी के पिता बताते हैं कि ये पॉसिबल ही नहीं था, क्योंकि मैरी को पानी से बहुत डर लगता था और उसे स्विमिंग भी नहीं आती थी। इसके बाद आनंद उनको वो इनहेलर दिखाते हुए पूछता है कि क्या मैरी को अस्थमा की बीमारी थी। तो मैरी के पिता बताते हैं कि हाँ, उसको 8 साल से अस्थमा था। इसके बाद आनंद उनसे एफआईआर रिपोर्ट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट लाने को कहता है और फिर उन रिपोर्ट्स को ठीक से देखता है। अब जब वो रिपोर्ट्स देख रहा होता है तो वो फिर से अपनी माँ को इमेजिन करने लगता है, जो उससे कहती है कि इस केस को आम इंसान की तरह नहीं बल्कि एक पुलिस ऑफिसर के तौर पर देखो। फिर बहुत ही बारीकी से जांच करने के बाद आनंद आखिर में सभी के सामने आकर कहता है कि मैरी ने खुद की जान नहीं ली, बल्कि किसी ने उसका कत्ल किया है। और ये सुनकर वहाँ मौजूद हर आदमी शॉक्ड हो जाता है। अब शाम को श्री आनंद से पूछती है कि तुम इतने कॉन्फिडेंट कैसे हो कि मैरी का कत्ल हुआ था। तो आनंद कहता है कि अगर मैरी को पानी से डर लगता था और ऊपर से उसे स्विमिंग नहीं आती थी तो वो आखिर पानी में कूदकर क्यों मरेगी, और अगर पानी में ही कूदना था तो फिर घर के पास वाले तालाब में भी तो कूद सकती थी, आखिर झील तक जाने की क्या जरूरत थी। ये सुनकर आईजैक और श्री दोनों कन्विंस हो जाते हैं कि आनंद की बात बिल्कुल सही है, इस केस में जरूर कुछ न कुछ काला है। पर श्री के लिए ये बस एक टीआरपी इकट्ठा करने वाले एपिसोड का कंटेंट था, इसलिए वो आनंद से कहती है कि तुम इस केस को इतना सीरियसली मत लो, हमारा काम बस कंटेंट इकट्ठा करना है ताकि क्राइम फाइल्स प्रोग्राम का ये एपिसोड अच्छी टीआरपी बटोर सके। अब आनंद ये सुनता तो है लेकिन उसको कोई जवाब नहीं देता और फिर घर आकर वापस इसी केस के बारे में सोचने लगता है। फिर अगले दिन आनंद पुलिस भर्ती के फिजिकल एग्जाम के लिए जाता है, जहां वो फिजिकल टेस्ट क्लियर कर लेता है। इसके बाद आनंद एक लिस्ट बनाता है जिसमें वो उन लोगों को शामिल करता है जिनसे उसे मैरी के केस के बारे में पूछताछ करनी
करनी है। इसके बाद वो श्री के साथ एक एक करके सभी लोगों से मिलने जाता है और इसी बीच श्री की टीम इन सारी चीजों को रिकॉर्ड करती रहती है। तो इस तरह ये सब उस चर्च में जाते हैं जहां अक्सर मैरी जाया करती थी। अब श्री वहां के फादर से पूछती है कि मैरी के केस में पुलिस वालों ने रॉनी को भी अरेस्ट किया था, जिसे उन्होंने बाद में छोड़ दिया था। तो आपको इस बारे में कुछ मालूम है? तो फादर कहता है कि मैं रॉनी से कभी नहीं मिला, लेकिन मुझे लगता है कि रॉनी एक अच्छा लड़का होगा, क्योंकि मैरी कई बार मुझसे उसका जिक्र कर चुकी थी कि वो रॉनी से बहुत प्यार करती थी और बहुत ही जल्द वो दोनों इस चर्च में शादी करने वाले थे। अब यहाँ से श्री और आनंद सीधा रॉनी के पास पहुँचते हैं, जो अब एक टैक्सी ड्राइवर की जॉब कर रहा होता है। उन दोनों के सवालों को सुनकर वो बस इतना कहता है कि मैं और मैरी एक दूसरे को बहुत चाहते थे, लेकिन वो मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़कर चली गई। ऊपर से पुलिस ने उसके केस में बेवजह मुझे पकड़ लिया। खैर, जैसे तैसे मैं जेल से बाहर तो आ गया, लेकिन उस चक्कर में मेरी नौकरी चली गई और मुझे फिर कहीं नौकरी नहीं मिली। इसलिए अब ड्राइविंग का काम कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम लोग मुझे अपने काम में लगे रहने दो, ताकि मैरी की यादें मुझे परेशान ना करें। इसके बाद ये दोनों हॉस्टल की वार्डन के पास पहुँचते हैं, तो वो भी इनको कुछ खास नहीं बताती, क्योंकि उसे डर था कि इससे हॉस्टल का नाम खराब ना हो जाए। इसलिए वो कहती है कि हम किसी और दिन बात करेंगे। फिर ये दोनों सीआई बैनी के पास जाते हैं और उससे इस केस के बारे में पूछते हैं। तो बैनी बताता है कि मैरी के पेरेंट्स मेरे पास उसकी मिसिंग की कंप्लेंट करवाने आए थे, लेकिन अगले ही दिन उसकी लाश मिल गई और तफ्तीश से ये साफ हो गया कि उसने खुद की जान ली थी। इसलिए हमने इस केस को जल्दी ही क्लोज कर दिया, क्योंकि मीडिया में इस केस को लेकर काफी बढ़ा चढ़ाकर बोला जा रहा था और हमारे ऊपर इस चीज का प्रेशर था। तो इस तरह से आनंद और श्री की टीम इस केस से जुड़ी कई डिटेल्स को इकट्ठा कर लेते हैं। फिर श्री अपनी यही क्लिप्स एडिटर को दिखाती है, तो एडिटर कहती है कि श्री तुमने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन एपिसोड के लास्ट में कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे लोगों का दिमाग हिल जाए और उनके अंदर की क्यूरियोसिटी बाहर आने लगे। तो श्री को इससे एक आइडिया आता है। वो आनंद के पास जाकर उससे कहती है कि जब हम ये क्लिप्स चलाएंगे तो सबसे लास्ट में तुम अपने हिसाब से इस केस को एंडिंग देना। मुझे पता है कि तुम इस केस को एक पुलिस वाले के नजरिए से सॉल्व करने में लगे हो, इसलिए अपना वही स्किल और रिसर्च तुम इस एपिसोड के लास्ट में दिखा देना, जिससे इसकी टीआरपी बढ़ जाएगी। तो आनंद ठीक ऐसा ही करता है और फिर जब ये शो टेलीकास्ट होता है तो लोग आनंद की बातों और थ्योरीज को सुनकर यही सोचने लगते हैं कि पुलिस ने जल्दबाजी दिखा दी और केस को ठीक से नहीं जांचा। इस तरह अब ये एपिसोड धीरे धीरे मेन स्ट्रीम मीडिया में आ जाता है और ये देखकर मैरी के पेरेंट्स इस केस को फिर से ओपन करने की डिमांड रख देते हैं, जिसके बाद इस केस को रीओपन किया जाता है और इस बार ये केस आता है शंकर नाम के डीएसपी के पास। इस बीच कमिश्नर शंकर को अपने पास बुलाकर कहती है कि आपको इस केस को ठीक से इन्वेस्टिगेट करना है और देखना है कि कहीं सच में पुलिस से कोई चूक तो नहीं हो गई। ये सुनकर शंकर कहता है कि मैडम, ये मीडिया वाले कुछ भी दिखाते हैं, इस केस में भी कुछ नहीं है। पर कमिश्नर कहती है कि कुछ भी हो, मैं आपको 14 दिन का टाइम दे रही हूँ, आप अपने हिसाब से इस केस को डील कीजिए और सच को सभी के सामने लाइए। खैर, अब शंकर उस एपिसोड को ध्यान से देखता है और अपने साथ वाले लोगों से कहता है कि इस एपिसोड के लास्ट में जो लड़का इस केस को एक्सप्लेन कर रहा था उसके बारे में पता करो कि वो कौन है, मुझे उससे मिलना है। तभी एक टीम मेंबर शंकर से कहता है कि सर, उस लड़के का नाम आनंद है और वो पुलिस की भर्ती की परीक्षा भी दे रहा है, जिसके चलते आज उसका मेडिकल टेस्ट भी है। तो ये सुनकर शंकर फौरन वहीं पहुंच जाता है जहां आनंद का मेडिकल टेस्ट चल रहा था। वहां वो खुद को इंट्रोड्यूस करता है और फिर उसे पता चलता है कि आनंद मशहूर हेड कांस्टेबल श्रीबाला का बेटा है, इसलिए वो आनंद से उनके बारे में पूछने लगता है। फिर यहाँ अपनी माँ के बारे में सुनकर आनंद अचानक से अनकंफर्टेबल हो जाता है, लेकिन तभी वो अपनी माँ को इमेजिन करने लगता है जो उसे शंकर को जवाब देने के लिए कहती हैं। तो इस तरह से आनंद को अपना कॉन्फिडेंस वापस मिल जाता है और वो शंकर को अच्छे से जवाब देने लगता है कि मैरी के केस में सच में कुछ गड़बड़ है सर, आप पता कीजिए। पर आनंद के अंदर पल भर में आए इस बिहेवियरल चेंज की वजह से शंकर को लगता है कि शायद आनंद को कोई दिमागी बीमारी है, क्योंकि अभी तो ये चुप था, थोड़ा हिचकिचा रहा था और फिर अचानक इधर उधर हवा में बातें करने के बाद अच्छे से बात करने लगा। इसलिए शंकर उससे कहता है कि हाँ, उस केस को तो हम देख ही लेंगे, लेकिन तुम अपनी नौकरी की तैयारी करो। और फिर आनंद के जाते ही उस दिमागी बीमारी के शक के चलते शंकर उसे उस मेडिकल टेस्ट में फेल करवा देता है। लेकिन जब आईजैक को ये बात पता चलती है तो वो शंकर के पास आनंद की सिफारिश लेकर जाता है। पर शंकर आईजैक से कहता है कि सर, मेरी आनंद से कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। मेडिकल के वक्त मैंने नोटिस किया कि उसे शायद कुछ मेंटल इलनेस है, इसलिए मैंने रूल्स के हिसाब से उसे फेल कर दिया। जब आईजैक शंकर के पास जाता है तो आनंद बाहर खड़ा होकर आईजैक के बाहर आने का वेट कर रहा होता है कि शायद शंकर उसको पास कर देगा। लेकिन शंकर उल्टा बाहर आकर आनंद को एक साइकेट्रिस्ट का नंबर देकर कहता है कि पहले अपना इलाज करवाओ, उसके बाद पुलिस में जॉब मिल
जाएगी। इससे दुखी होकर आनंद घर जाकर बहुत रोता है कि मैं सच सामने लाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन शंकर ने उल्टा मुझे पागल साबित कर दिया। लेकिन उसकी माँ उसे समझाती है कि अगर तुम सही हो तो शंकर को गलत साबित करो। इसलिए आनंद रात में ही शंकर को कॉल करके कहता है कि सर, उस वीडियो में मैंने सिर्फ कुछ चीजों को सामने रखा था, लेकिन अब मैं आपको प्रूफ के साथ भी ये साबित करके दिखाऊंगा कि मैरी ने खुद को नहीं मारा बल्कि उसकी हत्या हुई थी। तो शंकर उससे कहता है कि ठीक है, मैं उस दिन का वेट करूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि कमिश्नर शंकर को बुलाती है और उससे केस की प्रोग्रेस के बारे में पूछती है। शंकर कहता है कि मैडम, 90% चांस है कि मैरी ने खुद की जान ली है। तो कमिश्नर कहती है कि अच्छा, तो इसका मतलब 10% ये एक हत्या का केस है। तो शंकर इस पर चुप हो जाता है। इसलिए कमिश्नर कहती है कि देखो शंकर, अगर तुम्हें लगता है कि तुम अकेले इसे डील कर सकते हो तो कर लो, लेकिन 1 सेकंड के लिए अपने ईगो को साइड में रखकर उस आनंद नाम के लड़के को अपनी टीम में शामिल कर लो, क्योंकि उसने वीडियो में कुछ वैलिड पॉइंट्स रखे थे जिससे शायद तुम्हें मदद मिल जाए। लेकिन शंकर कहता है कि नहीं मैडम, मैं अकेले अपने तरीके से इसको डील करके आपके सामने रिपोर्ट पेश करूंगा। वहीं आनंद अब उस केस को और बारीकी से इन्वेस्टिगेट करने लगता है और उसे पता चलता है कि जिस दिन मैरी गुम हुई थी तो उससे पहले वो चर्च गई थी। अब यही बात पता करने जब वो चर्च जाता है तो फादर उसे बताते हैं कि असल में अच्छे मार्क्स आने की वजह से मैरी उस दिन चर्च आई थी। इसके बाद आनंद आईजैक और श्री के साथ मिलकर उस चर्च की सीसीटीवी फुटेजेस को चेक करता है। यहाँ उसे पता चलता है कि मैरी चर्च से वापस गई थी, लेकिन करीब 5 मिनट बाद वो वापस भी आ गई थी और वापस आते वक्त वो अपना बैग बंद कर रही थी, जैसे उसने हाल ही में कुछ खरीदा हो। इस वजह से आनंद अब उसी इलाके में जाकर अलग अलग शॉप्स पर पूछताछ करता है, जहाँ उसे एक गिफ्ट शॉप वाली लड़की ये बताती है कि उस दिन मैरी ने मेरी दुकान से एक गिफ्ट खरीदा था। आनंद पूछता है कि क्या मैं देख सकता हूँ कि उसने कैसा गिफ्ट लिया था, तो वो लड़की उसे अपनी दुकान का एक और वैसा ही पीस दिखाने लगती है। इसके बाद आनंद मैरी के सभी दोस्तों और घर वालों से पूछने लगता है कि क्या उस दिन मैरी के किसी दोस्त का बर्थडे था या कोई फंक्शन था जहां वो गिफ्ट लेकर जाने वाली हो, लेकिन सभी फ्रेंड्स मना कर देते हैं कि उस दिन किसी का बर्थडे नहीं था। इसी बीच श्री मैरी के इंस्टाग्राम अकाउंट को चेक करती है, जहां वो देखती है कि मिसिंग के कुछ दिन पहले ही मैरी ने एक लड़की के साथ फोटो पोस्ट की थी और उस लड़की का नाम था हिना। इसके बाद आनंद हिना का नंबर निकलवाकर उसे कॉल करता है और ये कॉल हिना के पिता उठाते हैं, जो बिना कुछ कहे फोन रख देते हैं। इस बीच शंकर को भी अपनी इन्वेस्टिगेशन में हिना नाम की लड़की के बारे में पता चलता है, तो वो सीधा उसके घर पहुंचकर उससे सवाल जवाब करने लगता है। लेकिन हिना उसके किसी भी सवाल का जवाब नहीं देती, बल्कि मैरी के बारे में सोचकर बस रोती रहती है। तभी हिना के पिता शंकर से कहते हैं कि सर, कुछ वक्त पहले मेरे बेटे की मौत हो गई, जिससे हिना को सदमा लगा और फिर कुछ हफ्तों बाद मैरी उसकी दोस्त बनी तो सब ठीक होने लगा, और फिर जब मैरी की भी मौत हो गई तो हिना वापस डिप्रेशन में पहुंच गई। अब ये सुनते ही शंकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद सीन वापस आनंद और श्री पर आता है, जो पोस्टमार्टम करने वाले आदमी से मिलते हैं और पूछते हैं कि क्या आपने मैरी के पोस्टमार्टम में कोई खास बात ऑब्जर्व की थी। तो वो आदमी कहता है कि मैरी के शरीर पर कुछ छोटे मोटे चोट के निशान थे और उसके कान की इयररिंग भी गायब थी, जिससे ये बात साफ थी कि उसका किसी से झगड़ा तो हुआ था। तभी आनंद को याद आता है कि जब मैरी की लाश मिली थी तो उसके पिता ने बताया था कि उसके हाथ की रिंग भी मिसिंग थी। तो ये दिमाग में आते ही आनंद सोचता है कि शायद ये काम उस आदमी का होगा जिसने वो लाश निकाली थी। इसलिए वो उसी आदमी के पास जाता है और उससे थोड़ा रफली पूछता है। तो वो आदमी कहता है कि सर, उस दिन जब मैंने बॉडी निकाली तो पुलिस वालों ने मुझे बस कुछ ही पैसे दिए, इसलिए मैंने चुपचाप उस लड़की के हाथ से रिंग निकालकर अपने मुंह में रख ली। आनंद पूछता है कि क्या वो रिंग आसानी से निकल आई थी या फिर वो टाइट थी। तो वो आदमी कहता है कि सर, वो रिंग आसानी से निकल आई थी। ये सुनकर आनंद समझ जाता है कि मैरी को पानी में गिरे हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ था, क्योंकि अगर ऐसा होता तो उसकी बॉडी फूल जाती और वो रिंग टाइट हो जाती। इसके बाद आनंद को अगले सुराग के तौर पर मैरी के फोन की याद आती है, जो अभी तक किसी को नहीं मिला था। इसीलिए आनंद अपने एक दोस्त अजय को कॉल करके मैरी के नंबर को ट्रैक करने के लिए कहता है। तो अजय उससे कहता है कि मुझे मैरी के फोन का IMEI नंबर जानना होगा ताकि वो फोन ट्रैक हो सके। इसलिए तुम मैरी के पिता से पूछो कि क्या उनके पास उस फोन का डिब्बा है, उस पर IMEI नंबर जरूर होगा। तो इस तरह आनंद के पूछने पर मैरी के पिता कहते हैं कि वो डिब्बा तो कबाड़ में फिक गया। इसके बाद आनंद यही बात अजय को बता देता है, जिसके बाद अजय कहता है कि क्या मैरी ने हाल ही में किसी गवर्नमेंट
वेबसाइट को यूज किया था, क्योंकि अगर ऐसा किया होगा तो मैं वहाँ से IMEI नंबर ले लूंगा। ये सुनते ही आनंद को मैरी के पास होने वाली बात याद आती है जब उसने अपनी माँ को कॉल किया था। इसलिए वो अजय से कहता है कि हाँ, मिसिंग से पहले मैरी ने अपना रिजल्ट चेक करने के लिए एक गवर्नमेंट वेबसाइट को यूज किया था और इस तरह से आखिरकार अजय उसके IMEI नंबर को ट्रैक करके उस फोन को ट्रेस कर लेता है। अब वो आनंद को बताता है कि मैरी का फोन उसकी मौत वाले दिन से बंद था, लेकिन अभी हाल ही में 1 महीने पहले उसका फोन तमिलनाडु के नागरकोइल में ऑन हुआ था। ये सुनकर आनंद डिसाइड करता है कि वो नागरकोइल जाकर उस आदमी से मिलेगा जिसके पास मैरी का फोन है, लेकिन आइजैक उससे कहता है कि तुम्हारे अकेले जाने में खतरा है, इसीलिए तुम मेरे एक जानने वाले SI अय्यप्पन के साथ वहाँ जाओ। अब अय्यप्पन की बात करें तो वो एक सस्पेंडेड पुलिस ऑफिसर था जो किसी केस के चलते अभी सस्पेंशन पर चल रहा था। तो इस तरह से आनंद और अय्यप्पन नागरकोइल के लिए निकल पड़ते हैं। इस बीच आइजैक शंकर को कॉल करके कहता है कि 1 महीने पहले मैरी का फोन नागरकोइल में ऑन हुआ है, इसलिए आनंद वहाँ के लिए निकल चुका है। तो शंकर उससे कहता है कि सर, आनंद को करने दीजिए जो वो कर रहा है। हमने तो उस फोन का डेटा ऑलरेडी कॉपी करवा लिया था और उस डेटा में ऐसा कुछ खास नहीं था। ऐसा कहकर शंकर फोन रख देता है, लेकिन तभी शंकर का साथी उससे कहता है कि सर, आनंद अगर वहाँ गया है तो जरूर उसके दिमाग में कुछ न कुछ होगा, हम उसको हल्के में नहीं ले सकते। आपको पता नहीं उसकी माँ कितनी काबिल थी। एक बार जब एक बड़े पॉलिटिशियन के बेटे ने किसी लड़की के साथ गलत काम किया था तो श्री बाला मैडम ने अपने डिपार्टमेंट के खिलाफ जाकर उस लड़के को अरेस्ट कर लिया था। उनमें बहुत हिम्मत थी। हालांकि बाद में उन्होंने सबूत भी जुटा लिए, लेकिन मंत्री के बेटे के लोगों ने उनको उनके ही घर पर मार दिया और तब से आनंद की कस्टडी आइजैक सर ने ले ली। और सभी का कहना यही है कि आनंद के अंदर अपनी माँ जितनी ही काबिलियत है। तो शंकर को थोड़ा रियलाइज होता है कि उसे आनंद की एक्टिविटी पर नजर रखनी होगी। उधर नागरकोइल पहुंचकर आनंद उस नंबर पर कॉल करता है जो नंबर उस IMEI नंबर पर फिलहाल चल रहा था। वो उससे पूछता है कि तुम्हारे पास ये फोन कहां से आया। तो वो आदमी बताता है कि सर, ये फोन मैंने एक शॉप से सेकंड हैंड खरीदा था। इसके बाद आनंद अय्यप्पन के साथ उसी शॉप पर जाकर पूछता है कि तुम्हारे पास ये फोन कहां से आया। तो शॉप ओनर उसे बताता है कि ये मोबाइल मुझे टोनी नाम के आदमी ने बेचा था। अब आनंद जब टोनी का पता लगाता है तो उसे पता चलता है कि टोनी असल में एक कॉलेज के अंदर बच्चों से रिश्वत लेकर उनको सीट दिलवाने का काम करता है। अब आनंद उसके पास पहुंचकर पूछता है कि मुझे अपनी बहन के लिए लॉ डिपार्टमेंट में सीट चाहिए, क्या खर्चा आएगा। इस बीच वो उसे अपनी बहन के तौर पर मैरी का फोटो दिखाता है। फिर उस फोटो को देखकर टोनी एकदम से भागने लगता है, जिसके बाद आनंद और अय्यप्पन उसको चेज करने लगते हैं। इस बीच शंकर के आदमी भी वहाँ पहुँच जाते हैं और ये सभी मिलकर आखिर में टोनी को पकड़ लेते हैं। अब रास्ते में हम देखते हैं कि शंकर का नेचर आनंद के प्रति बदल गया है और उसकी माँ की स्टोरी सुनकर वो आखिर आनंद के साथ इस केस को सॉल्व करने का डिसीजन लेता है। इसके बाद जब टोनी को इंटेरोगेट किया जाता है तो वो पहले तो मना करता है, लेकिन ज्यादा जोर देने पर वो कहता है कि मैरी ने मुझे अपने प्यार में फंसाया और फिर मुझे धोखा देने लगी, इसलिए मैंने उसको मार दिया। ये सुनकर अब शंकर यही बात आनंद को बताता है, लेकिन आनंद कहता है कि सर, ये केस जितना आसान दिख रहा है उतना नहीं है, ये आदमी जरूर झूठ बोल रहा है। शंकर पूछता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है। तो आनंद कहता है कि सर, अगर ऐसा होता तो मैरी की फैमिली में किसी न किसी को ये पता होता, या कम से कम रॉनी को इस बारे में पता होता, इसीलिए मैं कल रॉनी से जाकर बात करता हूँ। फिर अब अगले दिन आनंद इसी बारे में पूछताछ करने के लिए रॉनी के घर जाता है तो उसे पता चलता है कि आज सुबह ही रॉनी की माँ इस दुनिया से जा चुकी हैं। रॉनी उससे कहता है कि पहले मैरी मुझे छोड़कर चली गई और अब मेरी माँ शायद मेरी जिंदगी में अकेला रहना ही लिखा है। अब आनंद उसको शांत करता है और फिर उसके घर में इधर उधर चीजों को ऑब्जर्व करने लगता है और इसी बीच उसकी नजर एक मूर्ति पर पड़ती है जिसको उसने हाल ही में कहीं देखा था। तभी उसे अचानक याद आता है कि ये तो वही गिफ्ट है जो मिस होने से पहले चर्च के पास से मैरी ने खरीदा था और जिसकी एक कॉपी शॉप वाली ने उसको दिखाई थी। इसके बाद वो घर के बाहर जाकर रॉनी की माँ के फ्यूनरल के पोस्टर को ध्यान से देखता है, जिसमें उसे पता चलता है कि 26 मई को ही मैरी गायब हुई थी और 26 मई को ही रॉनी की माँ का बर्थडे भी था, यानी कि मैरी ने ये गिफ्ट रॉनी की माँ को देने के लिए खरीदा था। फिर वो अंदर जाकर सीधा रॉनी से पूछता है कि तुम्हारी माँ का बर्थडे 26 मई को था। तो रॉनी हाँ बोलता है। फिर आनंद पूछता है कि क्या मैरी उस दिन यहाँ पर आई थी कोई गिफ्ट लेकर। तो ये सुनकर रॉनी के कान खड़े हो जाते हैं और वो कहता है कि नहीं, मैरी यहाँ नहीं आई और उसने कोई गिफ्ट नहीं दिया। इस चीज से आनंद का शक अब रॉनी पर जाने लगता है, क्योंकि वो जान चुका था कि रॉनी झूठ बोल रहा है। इसीलिए वो चोरी चुपके रॉनी की माँ का मोबाइल हासिल करके उसकी कॉल हिस्ट्री चेक करने लगता है। यहाँ उसे पता चलता
कहता है कि 26 मई को रॉनी की मां ने टोटल 4 लोगों को कॉल किया था, जिसमें से एक नंबर अननोन था और बाकी किसी न किसी नाम से सेव्ड थे। इसीलिए अब वो उन चारों नंबर को अपने दोस्त अजय को देता है और उससे कहता है कि इन नंबर्स के बारे में पता करो कि ये नंबर्स किसके हैं। तो अजय थोड़ी ही देर में पता करके बताता है कि 3 नंबर तो असल में रॉनी के रिश्तेदारों के हैं, लेकिन एक नंबर किसी हीना नाम की लड़की का है। हीना नाम सुनते ही आनंद को मैरी की उस सहेली की याद आ जाती है और उसे पता चलता है कि ये हीना वही है। इसलिए अब वो अपने नंबर से हीना को कॉल करके पूछता है कि जिस दिन मैरी मिस हुई थी, क्या उस दिन रॉनी की माँ ने तुमको कॉल किया था? तो मैरी कहती है कि नहीं, इस नंबर से असल में मैरी ने ही मुझे कॉल किया था और वो मुझसे किसी दवा के बारे में पूछ रही थी कि वो दवा किस काम आती है। इसके बाद आनंद हीना से उस दवा का नाम पूछता है और उसे गूगल करने लगता है। गूगल करते ही जब वो उस दवा का पैकेट देखता है तो उसे याद आता है कि यही पैकेट उसने रॉनी की कार में देखा था जब वो और श्री उससे पूछताछ करने गए थे। इसी तरह आनंद का शक अब यकीन में बदल जाता है कि रॉनी जरूर कुछ बड़ा छुपा रहा है। इसीलिए वो फौरन इस बारे में शंकर को इन्फॉर्म करता है। शंकर कहता है कि बहुत अच्छे, अब हम इस केस को कोर्ट में ले जाकर रॉनी को मुजरिम साबित करेंगे। लेकिन आनंद कहता है कि सर, तब तक एक सबूत मिट जाएगा और वो है रॉनी की माँ की बॉडी। हमें उनका पोस्टमार्टम करना होगा जबकि वो लोग उनको फ्यूनरल के लिए ले जा रहे हैं। तो इस तरह आखिरकार शंकर रॉनी की माँ के पोस्टमार्टम का ऑर्डर दे देता है और यहाँ हम देखते हैं कि रॉनी के रिश्तेदारों को भी उसकी माँ की अचानक मौत पर शक हो रहा था। अब पुलिस भी रॉनी के रिश्तेदारों से सवाल जवाब करती है तो पुलिस को पता चलता है कि रॉनी असल में अपने पेरेंट्स का अकेला बेटा था और उसके पिता की मौत काफी पहले हो चुकी थी, जिसके बाद उसकी माँ ही उसका ख्याल रखती थी। लेकिन उनकी तबीयत भी अब ठीक नहीं रहती थी और वो कभी कभी कुछ अजीब सा बिहेव करती थी। इसके बाद रिश्तेदारों के शक पर आखिरकार कोर्ट पोस्टमार्टम के लिए मान जाती है और रिपोर्ट में पता चलता है कि रॉनी की माँ की मौत नेचुरल नहीं थी, बल्कि उसको किसी तरह की दवा देकर मारा गया था, एक ऐसी दवा जो उसके शरीर में स्लो पॉइजन का काम कर रही थी। इसके बाद शंकर फौरन पुलिस वालों को भेजकर रॉनी के घर की छानबीन करवाता है और उस दवा को ढूंढने लगता है जिसका रैपर आनंद उसको पहले ही भेज चुका था। फिर आखिर में काफी कोशिश करने के बाद उन लोगों को वो दवा रॉनी के घर में मिल जाती है, जिसके बाद वो लोग रॉनी को लेकर पुलिस स्टेशन आ जाते हैं। अब शंकर और आनंद दोनों ही रॉनी के सामने होते हैं। तभी शंकर उससे कहता है कि चलो अब सच बताओ, तुमने अपनी माँ को क्यों मारा? तो रॉनी कहता है कि सर, एक तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि मेरे घर में वो दवा कब से रखी है और कैसे आई, क्योंकि मेरी माँ की तबीयत अक्सर खराब रहती थी तो मैं कोई ना कोई दवा लाता रहता था। दूसरा, आप लोग मुझे ही पकड़कर यहाँ ले आए, पता नहीं ये सब क्या हो रहा है, मेरी तो समझ में ही नहीं आ रहा। तभी आनंद कहता है कि अभी सब समझ में आएगा, मैं बताता हूँ। तुमने मुझसे झूठ बोला कि मैरी 26 मई को तुम्हारी माँ से मिलने नहीं आई, जबकि जो गिफ्ट तुम्हारे घर में रखा था ठीक वैसा ही गिफ्ट मैरी ने तुम्हारी माँ के लिए खरीदा था। रॉनी कहता है कि वो गिफ्ट मैंने ही बहुत पहले खरीदा था, हो सकता है कि आपको कोई गलत फहमी हुई हो। लेकिन तभी आनंद कहता है कि ठीक है, हो सकता है, पर मुझे ये बताओ कि अगर मैरी तुम्हारे घर पर नहीं आई थी तो उसने तुम्हारी माँ के फोन से हीना को फोन कैसे कर दिया? इस तरह उसे वो उसकी माँ का फोन दिखाने लगता है और ये सच सामने आते ही रॉनी के होश उड़ जाते हैं। अब वो कहता है कि सर, मेरी माँ बहुत बीमार रहती थी और हर वक्त दर्द से कराहती रहती थी, इसलिए मैंने उस दवा का इस्तेमाल शुरू किया ताकि वो उस दर्द से बच सकें। मैं उनको ऐसे देख नहीं पाता था। तभी वो कहता है कि मैंने अपनी माँ को मारा है सर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन मैंने मैरी को नहीं मारा। ये सुनकर आनंद कहता है कि मैरी का नाम तो हमने लिया ही नहीं, फिर तुम क्यों घबरा रहे हो? ये सुनते ही रॉनी का दिमाग हिल जाता है और वो समझ जाता है कि अनजाने में उसने अपनी ही गलती कबूल कर ली है। लेकिन फिर भी वो शांत रहने की कोशिश करते हुए कहता है कि सर, मैं मैरी से बहुत प्यार करता था, मैं उसको नहीं मार सकता, आप असली गुनहगार को ढूंढिए। पर तभी आनंद उसके सामने एक ऐसा सबूत रखता है जिसके आगे रॉनी का ये दाव भी फेल हो जाता है। वो अपने पास से मैरी की एक ईयररिंग निकालकर वहाँ रख देता है और कहता है कि ये मुझे तुम्हारी गाड़ी की तलाशी लेते वक्त डिग्गी में मिली थी, यानी ये इस बात का सबूत है कि तुमने मैरी को अपनी डिग्गी में रखा था, पर जिंदा या मुर्दा वो तुम हमें बताओगे। रॉनी कहता है कि सर, आपको कैसे पता कि ये मैरी की ही ईयररिंग है? तो आनंद बताता है कि पोस्टमार्टम वाले डॉक्टर ने मुझे बताया था कि मैरी की एक ईयररिंग गायब है, जबकि एक ईयररिंग उसके कान में मौजूद है। तो जब मैंने तुम्हारी गाड़ी में मिली उस ईयररिंग को मैरी के कान वाली ईयररिंग से मैच किया तो वो दोनों सेम थी। अब इससे ज्यादा भी कुछ और बताऊं या अब तुम हमें सच बताओगे? फिर सारे पत्ते खुलने के बाद आखिरकार रॉनी अपना मुंह खोलता है और सीन यहाँ से फ्लैशबैक में चला जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि 26 तारीख को रॉनी की माँ का
बर्थडे होने की वजह से वो उनके लिए वो गिफ्ट लेकर रोनी के घर पर गई थी। अब यहाँ पर रोनी की माँ उस वक्त नहाने गई होती है, इसलिए मैरी उस गिफ्ट को वहीं पर रख देती है और इस बीच उसकी नजर उस दवा के रैपर पर पड़ती है, जिससे उसे याद आता है कि यही दवा हीना भी लेती है। आखिर ये दवा है किस चीज की? अब वो हीना से पूछने के लिए अपना फोन निकालती है, लेकिन इस बीच उसके फोन के टॉवर्स काम नहीं करते, इसलिए वो रोनी की माँ का फोन लेकर सीधा हीना को फोन करती है। हीना उसे बताती है कि मैं ये दवा डिप्रेशन की वजह से लेती हूँ, लेकिन हर आदमी इसको नहीं ले सकता, इससे बीपी थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। हीना पूछती है कि तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? तो मैरी कहती है कि कुछ नहीं, बाद में बताती हूँ। इसके बाद वो गूगल पर सर्च करती है कि आखिर ये दवा बूढ़े लोगों पर क्या असर डालेगी, और यहाँ उसे पता चलता है कि बूढ़े लोगों को अगर ये दवा दी जाए तो उनका दिल धीरे धीरे काम करना बंद कर देगा। इतनी देर में रोनी वहाँ आ जाता है, तो वो रोनी से कहती है कि आखिर तुम अपनी माँ को ये दवा क्यों दे रहे हो? तुम्हें पता है ये दवा उनके लिए कितनी खतरनाक है? तो ये सुनकर रोनी उसे चुपचाप अपने कमरे में ले जाता है और कहता है कि हाँ, मैं अपनी माँ को ये दवा दे रहा हूँ। असल में ये मेरी असली माँ नहीं है, मेरी असली माँ तो मुझे जन्म देते हुए ही मर गई और इन लोगों ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, लेकिन मेरी पूरी जिंदगी इस औरत की देखरेख में निकल रही है, जबकि मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ। ऊपर से मुझे एक पैसा खर्च करने नहीं देती, इसलिए जब ये नहीं रहेगी तो पूरी प्रॉपर्टी मेरी हो जाएगी, क्योंकि इन्होंने मुझे लीगली अडॉप्ट भी कर लिया था। ये सुनकर अब मैरी के होश उड़ जाते हैं और वो उसको ऐसा करने से मना करती है, लेकिन इसी बीच अचानक रोनी की माँ बाथरूम से बाहर आ जाती है और मैरी उनको सच बताने के लिए बाहर जाने लगती है, पर यहाँ रोनी उसका मुंह कस के पकड़कर उसे वहीं पटक देता है। अब चूंकि अस्थमा होने की वजह से मैरी उस वक्त बेहोश हो जाती है। इसके बाद रोनी के घर सभी रिश्तेदार आते हैं जो उसकी माँ का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। इसके बाद जब रोनी मैरी को जाकर चेक करता है तो उसे पता चलता है कि मैरी तो मर चुकी है, क्योंकि अस्थमा में दम घुटने की वजह से उसकी जान चली गई थी। इसलिए अब रोनी उसकी लाश को अपनी गाड़ी की डिग्गी में डालकर झील के अंदर फेंक आता है, ताकि सभी को ये लगे कि पानी में दम घुटने की वजह से उसकी मौत हुई। तो इस तरह से ये केस तो सॉल्व हो जाता है। लेकिन तभी आनंद शंकर से कहता है कि सर, एक बात समझ में नहीं आई। माना कि रोनी ने ये सब काम किए, लेकिन टोनी ने वो जुर्म कबूल क्यों किया था? आखिर टोनी और रोनी का क्या कनेक्शन हो सकता है? फिर यही पता करने के लिए शंकर और आनंद टोनी और रोनी की मोबाइल हिस्ट्री को चेक करने लगते हैं और यहाँ उन्हें एक ऐसा नंबर मिलता है जो दोनों के मोबाइल में सेव्ड था और इस पर दोनों ने कॉल किया था। इसके बाद ये दोनों उस नंबर को चेक करते हैं तो वो नंबर होता है सीआई इंस्पेक्टर बैनी का। जी हाँ, वही सीआई जिसने सबसे पहले मैरी का केस रजिस्टर किया था। अब इसके बाद जब ये दोनों बैनी से पूछताछ करते हैं तो जो राज सामने आता है उससे उनके भी होश उड़ जाते हैं। असल में जब मैरी के पेरेंट्स उस मिसिंग कंप्लेंट को लिखवाकर वहाँ से गए थे, तभी रोनी ने बैनी को फोन किया था और उसे बता दिया था कि उसके हाथों गलती से मैरी की मौत हो गई है। यहाँ हमें पता चलता है कि बैनी असल में रोनी का दूर का रिश्तेदार था और रोनी ने उसे बता दिया था कि मैरी आखिर किस वजह से मारी गई। तो इस तरह से आखिर में रोनी बैनी को भी अपनी प्रॉपर्टी में हिस्सा देने की बात कह देता है। अब बैनी लालच में आकर टोनी नाम के आदमी को वहाँ बुलाता है और मैरी की लाश को रोनी की गाड़ी में रखवाकर ठिकाने लगवा देता है। इसके बाद वो टोनी से कहता है कि अगर तुम कभी पकड़े गए तो कह देना कि मैरी ने तुमको प्यार में धोखा दिया, जिस वजह से तुमने उसे मार दिया, और उसके बाद मैं तुम्हें जेल से निकलवा लूंगा। इस तरह बैनी रोनी से भी कहता है कि मैं तुम्हें बीच में सभी के सामने टॉर्चर करूंगा, पुलिस भी तुम्हारे घर आएगी जाएगी, लेकिन तुम शांति बनाए रखना ताकि किसी को तुम पर शक ना हो, बाकी मैं संभाल लूंगा। तो इस तरह सच सामने आने के बाद सभी के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। अब केस सॉल्व होने के बाद वो कमिश्नर आनंद से कहती है कि चलो, तुम्हारा पुलिस में भर्ती होने का टाइम आ गया है, अब कब ज्वाइन कर रहे हो? लेकिन तभी शंकर को याद आता है कि उसने आनंद का वो मेडिकल टेस्ट तो क्लियर करवाया ही नहीं। पर तभी आनंद कहता है कि नहीं मैडम, पुलिस में ज्वाइन करने के लिए मुझे अपना इलाज करवाना होगा, और ऐसा किया तो मैं अपनी माँ को अपने सामने नहीं देख पाऊंगा जैसे मैं अभी देख पाता हूँ। अब क्योंकि मैं अपनी माँ को खुद से दूर नहीं कर सकता, इसलिए मैं अपना इलाज नहीं करवाऊंगा और पुलिस ज्वाइन नहीं करूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि मैरी के पेरेंट्स आकर आनंद को थैंक यू बोलते हैं और फिर शंकर भी आनंद से कहता है कि मुझे माफ कर देना, वैसे मैं चाहता हूँ कि तुम पुलिस ज्वाइन कर लो, लेकिन एक सच ये भी है कि मैं तुम्हें तुम्हारी माँ से दूर नहीं करना चाहता, इसीलिए अगर वो अभी भी यहाँ पर हैं तो मैं उन्हें सैल्यूट करता हूँ। और हम देखते हैं कि आनंद की माँ उसके साथ में ही खड़ी होती है और यही होता है इस मूवी का दी एंड। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। इतनी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन में काफी टाइम लगता है, इसलिए अपना सपोर्ट बनाए रखना। अब मैं मिलूंगा अगली
ऐसी ही कहानी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।